खास, बड़ी खास चीज है, इसको समझिएगा। आप सभी को पता होगा, एक सनातन धर्म की किताब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक ऋचा है। पहले तो मैं ये बता दूं, हमारे जितने भी धार्मिक किताबें हैं सनातन की, उनमें श्लोक बोला जाता है, लेकिन वेदों में ऋचाएं बोला जाता है, वेदों की ऋचाएं। उसमें एक ऋचा है, उसको मैं पढ़ के बता देता हूं। सप्त दिशो नाना सूर्या देवा आदित्य इसप्त। इसका अर्थ बड़ा अलग है। इसके अर्थ को अगर आप समझेंगे तो आपकी नजर में जो आज खोज हो रही है ना, वो क्लियर होंगी। इसलिए, और आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप ग्रह गोचर से जुड़े हुए लोग हैं। इस ऋचा का मतलब है कि सिर्फ यही ब्रह्मांड नहीं है जिसमें हम रहते हैं। इसके अलावा 6 और ब्रह्मांड हैं, और उन पे खोज हो रही है। दूसरे पे, एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, दूसरे की खोज हो रही है। अब वो कब कर पाते हैं इस खोज को पूरा, वो उनके ज्ञान पे निर्भर है। जबकि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, जिनको मैं वैज्ञानिक कहता हूं, उन्होंने ये शब्द लिखे हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, सनातन धर्म की जो ऋग्वेद है उसमें ये बात कही गई है, सप्त दिशो नाना सूर्या देवा आदित्य इसप्त। यानी कि इसमें कहा गया है आदित्य अनेक हैं। आदित्य बोला जाता है सूरज को, और आदित्य है एक्चुअली अदिति का बेटा। अदिति है देवताओं की माता। ऋषि कश्यप और अदिति, इन दोनों की संतान है ये, ऐसे समझ लीजिए। और इनमें से मुख्य आदित्य हैं, जो जो अदिति और कश्यप की संतान है, उनके जो मुख्य मुख्य पुत्र हैं उनके नाम है मित्र, वरुण, धाता, अरेमा, अंश, भग, विवस्वान, आदित्य, इंद्र, बामन। यह उनकी मुख्य संतानें हैं। और इन सब का हमारा जो वैदिक प्राचीन वास्तु है, इन सबको वहां स्थान दिया गया है। हमारे प्राचीन वास्तु में जो वास्तु पुरुष है, उसको गिरा के, उसके ऊपर कब्जा करके, कि वो किसी प्रकार की कोई बुराई ना दे हमारे समाज को, उसमें इन सभी आदित्यों का योगदान है। अब यहाँ पे दूसरी बात, मैंने ये बात क्यों खोली है, इसको समझिएगा। आदित्य एक अकेला सूर्य हमारे ही ब्रह्मांड का नहीं है। ऐसे ही ऋषि कश्यप और माता अदिति, अदिति को देवी रूप कहा गया है ऋग्वेद। इनकी 7 संतान है। इनकी सभी संतानों को पहले तो आदित्य बोला जाता है। और जो टोटल, जो मैंने बोला कि 7 ब्रह्मांड है, उनमें से हर ब्रह्मांड में जो एक आदित्य है, यानी कि सूर्य है, वो अदिति और कश्यप की संतान है। और जो मैंने बोला कि एक ब्रह्मांड में हम रहते ही हैं, तो इसको तो खोजने की जरूरत किसी को पड़ी नहीं, क्योंकि हम पहले ही उस ब्रह्मांड में थे। दूसरे ब्रह्मांड की खोज चल रही है। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। इसमें 7 सौर मंडल बोला गया है, जिसमें हम एक में रहते हैं। ये ऋग्वेद की ऋचा है, इसको समझिए, बहुत जरूरी सूत्र है, इसको समझिए। अब एक और बड़ा शानदार सूत्र है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा है, जिसको लगभग हमारे सारे भाई जानते हैं, कि हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को ले जाके समुद्र में डुबो दिया था, और भगवान विष्णु ने 12 का अवतार लेकर उस धरती को उस समंदर से निकाल के लाए थे। लेकिन जो समंदर है वो तो धरती के ऊपर है, तो धरती समंदर में कैसे डूबी? आज के कुछ काले अंग्रेज, या जो गोरे बनने की चेष्टा करते हैं हमारे भाई बंधु, उनके लिए
आप लोगों को एक अच्छा जवाब होगा और आप लोग इस पे मंथन करिएगा। बहुत बड़ी बात है जो मैं आज खोल रहा हूं कि जब धरती पे ही समंदर है तो इस समंदर में तो धरती डूब ही नहीं सकती थी, ये सत्य है। लेकिन हमारे लोग इसको प्रॉपर सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी बुद्धिहीनता है या उनकी जानकारी कम है। लेकिन अब क्योंकि खोज हुई और नासा ने की, और उन्होंने जो मैंने पहला सूत्र दिया कि 7 सौर मंडल है, यानी कि 7 ब्रह्मांड है। अब एक बात मैं यहाँ पे अपनी बात साबित करने के लिए एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। हम लोग 9 ग्रहों को मानते हैं, जिनमें 7 ग्रह हैं, माफ करना 6 ग्रह हैं। एक चंद्रमा है जो कि उपग्रह है, चंद्रमा का किसी और ग्रह से ताल्लुक नहीं है। 2 राहु केतु है जो कि एनर्जी फील्ड है। इस बात को समझिए। इसी प्रकार से जो 7 ब्रह्मांड हैं, 7 सौर मंडल हैं, वहां भी इसी तरीके के हालात हैं। ये भी बात सत्य है, क्योंकि जब सूर्य है तो दूसरे ग्रह भी हैं, उनके नाम हमें बस पता नहीं है। उस सूर्य को क्या नाम दिया जाए हमें पता नहीं है। इस प्रकार से अब दूसरी बात पे आइए। इंद्र, वरुण, अंग्रेजी में इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। आज भी जो पश्चिम के ज्योतिषी हैं, वो लोग 3 ग्रह और जोड़ते हैं, जिसमें एक का नाम हम हिंदी में इंद्र बोलते हैं, एक का वरुण बोलते हैं, एक का यम बोलते हैं। इस प्रकार से है। लेकिन हम लोग क्योंकि अपनी प्राचीनता पे ही चल रहे हैं, तो हम लोग अभी भी 9 ग्रहों से संबंधित हालात को देख के ही कैलकुलेशन करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो इंद्र, वरुण और जो हम 3 ग्रह उन्होंने और एक्स्ट्रा में जोड़े हुए हैं, उनका असर हमारी धरती पे, उनकी दूरी बहुत ज्यादा है हमारी धरती पे, हमारे ऊपर बहुत कम मात्रा में या ना बराबर आता है। अब इसको साबित करने के लिए एक और उदाहरण दे देता हूं। चंद्रमा बेशक धरती का उपग्रह है और बहुत छोटा भी है, लेकिन चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा आता है हमारे ऊपर। तो जो ग्रह नजदीक है उसका असर ज्यादा आता है, जो ग्रह दूर है उसका कम आता है। अब राहु केतु में तो हम रहते ही हैं ग्रेविटी में, तो इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। राहु केतु से कैसे दूर हो पाओगे, और खासतौर से राहु से कैसे दूर हो जाओगे। बिजली की सारी सुविधाएं यही हमें दे रहा है। तो इसी प्रकार से दूसरे जो सौर मंडल हैं या दूसरे जिनको ब्रह्मांड कहेंगे, उनका असर हमारे पास कम है। अब जो बात मैं आप लोगों को कह रहा था कि एक ऐसे समुद्र की खोज की है नासा ने। नासा की 2 टीम है, मैंने नोट बना के रखा है, जो कि धरती से 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर, मतलब 12 बिलियन लाइट ईयर दूर है वो समुद्र, जिसकी गहराई धरती से 14 बिलियन टाइम ज्यादा है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। नासा की 2 टीमें इस खोज में लगी हुई थी, और उन्होंने जो खोजा, हमारे जो अभी ये जितने 6 ग्रह हैं, चंद्रमा तो पास है, राहु केतु में हम रहते हैं, बाकी 6 ग्रह हैं। बाकी 3 ग्रह और पश्चिमी सभ्यता के ज्योतिषी मानते हैं, इनसे भी हद से ज्यादा दूर। मैंने जो अभी कैलकुलेशन दी है कि जो समुद्र खोजा गया है वो एक तरीके से दूसरे ब्रह्मांड में है, जिसकी खोज खबर पे काम हो रहा है। वो धरती से 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि 12 बिलियन लाइट ईयर। और उस समुद्र की गहराई हमारी धरती से 14 बिलियन टाइम ज्यादा है। अब धरती, इसलिए धरती के ऊपर जो समुद्र है इसमें नहीं डूब सकती, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हमारे बहुत से भाई जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमारे पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी चीजें लिखी गई हैं, उन पे कंटिन्यू खोज चलती है, तो वो सब चीजें साबित होती हैं। बस कभी कोई चीज 4 साल में साबित हो रही है, कोई 100 साल में हो रही है, कोई 200 साल के बाद होगी। लेकिन हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसके सारे सूत्र आज भी मिल रहे हैं। बस उनको मिलने मिलाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो एक अलग बात है। दोस्तों, मैं एक और आज उपाय की बात करूंगा। मैंने इस विषय पे थोड़ी सी बात पहले भी एक क्लास में की थी, लेकिन आज मुझे ख्याल आया
कि इस पे अभी और बहुत कुछ बचा हुआ है। ये आपको सूरज और चंद्रमा से संबंधित उपाय कुछ भी करे बिना, कोई उपाय नहीं, कोई टोटका नहीं, कहीं नहीं कोई सामान बहाना कहीं नहीं रखना, कोई मेहनत नहीं करनी, इस प्रकार से समझ लीजिए। सिर्फ आपको अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को मजबूत करना है, ऐसे समझ लीजिए। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसके लिए मैंने पहले भी एक सूत्र दिया था, उसी सूत्र को थोड़ा सा विस्तार के साथ अब दे रहा हूं। दोस्तों, कोई व्यक्ति ज्यादा डबल माइंड है, किसी व्यक्ति में किसी भी कार्य को करने में हिम्मत कम है, तो नेचुरल है कि आम ज्योतिषी इस बात को पकड़ जाएगा कि इस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है। व्यक्ति के अंदर जल्दी घबराहट हो जाती है, हिम्मत जवाब दे जाती है, डबल माइंड कंफ्यूजन रहता है। ऐसे व्यक्ति को बोलिए, पहले तो मैं आप बता दूं, जो हमारी उल्टी तरफ की नासिका यानी कि नाक का जो छेद है, ये चंद्र नाड़ी है, और दाईं तरफ यानी कि सीधी तरफ जो छेद है, ये सूर्य नाड़ी है। जब किसी व्यक्ति में डबल माइंड हो ज्यादा, उसकी अपनी किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है, उसमें घबराहट ज्यादा रहे, आप में से भी किसी को हो सकती है, आपके किसी क्लाइंट में भी हो सकती है, आपके परिवार में भी किसी को हो सकती है, तो उसको बोलिए अपनी सीधी नाक का नथुना, सीधी नाक को बंद कर लीजिए, और रोज कुछ कुछ देर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए जैसे सुविधा हो। उल्टी नाक के छेद से ही सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ये कंटिन्यू आप करना शुरू कर दीजिए। आपको मैक्सिमम हफ्ते 10 दिन में अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे भी कर पाए, इसकी ये भी शर्त नहीं है कि आप सुबह करिए, शाम को करिए, दोपहर को करिए, आपको जब भी समय मिले ये कार्य करिए। अब यहाँ पे ध्यान करिए, सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। चंद्र बृहस्पति का योग कंटिन्यू एक तरफ लंबे समय तक अच्छी मात्रा में, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो मंगल से संबंधित है। तो वो चंद्र नाड़ी जो कि हमारी बाई नासिका छिद्र है, उसको कंटिन्यू मजबूती देगा। दाई को उंगली से दबा के बंद कर लीजिए, बाई से सांस लीजिए, छोड़िए, तो चंद्रमा आपके टेबे में वैसे ही मजबूत हो जाएगा। और इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को मान सम्मान की कमी है, उसकी ऑरा कमजोर है, उसको सरकार से संबंधित दिक्कतें आती हैं, यानी कि सीधी सी बात है, सूरज से संबंधित दिक्कत परेशानियां उसको खड़ी हुई हैं, सूरज उसका कमजोर है, मंदा है, नीचे, तो उल्टी नाक जो चंद्र नाड़ी है उसे बंद कर लीजिए, सूर्य नाड़ी यानी कि सीधी तरफ से सांस लीजिए और छोड़िए कंटिन्यू। तो आप देखेंगे आपको सूरज के अच्छे गुण मिलेंगे। अब यहां भी वही बात है, एक लंबे समय तक कंटिन्यू बृहस्पति का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आना है, मंगल, और सूरज और चंद्र के दोनों ही मित्र हैं, इस बात को समझिए। लेकिन यहाँ पे ये धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जब भी मौका मिले, जब भी समय हो, और सांस पे नजर रखिए, जो आ रही है उस पर भी और जा रही है उस पर भी। सूरज और चंद्र के उपाय करना सबसे ज्यादा आसान है इस नियम के द्वारा, इसको समझ लीजिए। सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा आसान, लेकिन हम लोग इन चीजों को गौर नहीं करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, इन चीजों पे गौर करिए, बहुत अच्छी चीज है, इसको समझिएगा। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अब ये है जन्म कुंडली आज की।